हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यू। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन था, किसके द्वारा पंचायत के लेखा और अंकेक्षण का रख रखाव किया जाता है। पहला ऑप्शन है संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है राज्य के वित्त आयोग द्वारा। चौथा ऑप्शन है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा जो है पंचायत के लेखा और अंकेक्षण का रख रखाव किया जाता है। आज का पहला प्रश्न है, इस राज्य की ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों के प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसको है। ये ईडीओ 2012 का प्रश्न है। पहला ऑप्शन है कलेक्टर को, दूसरा ऑप्शन है जिला पंचायत को, तीसरा ऑप्शन है जनपद पंचायत को, चौथा ऑप्शन है राज्य शासन को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, जिला पंचायत को जो है ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों के प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट दे सकता है। पहला, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, विधायक जो जिला पंचायत के पदेन सदस्य हो। तीसरा, सांसद जो जिला पंचायत के पदेन सदस्य हो। चौथा, जनपद पंचायत अध्यक्ष जो जिला पंचायत के पदेन सदस्य हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला, क्योंकि जिला पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो ही जो है जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में वोट दे सकते हैं। बाकी जो विधायक है, सांसद हैं, जो भी पदेन सदस्य हैं वो वोट नहीं दे सकते। यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता है। पहला, संसद सदस्य। दूसरा, विधानमंडल का सदस्य। तीसरा, सहकारी समिति का सभापति। चौथा, सहकारी समिति का उपसभापति। पांचवा, सहकारी समिति का सदस्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। यानी कि संसद सदस्य हो, चाहे विधानमंडल का सदस्य हो, चाहे सहकारी समिति का सभापति हो या उपसभापति हो, ये जो है सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते। बाकी जो सहकारी समिति का जो सदस्य है वो सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत में लड़ सकता है। यानी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार पंचायत को खाली स्थान की सिफारिश के आधार पर तय किया जाने वाला सहायता अनुदान प्रदान करेगी। पहला ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग। दूसरा ऑप्शन है सरपंच। तीसरा ऑप्शन है जिला कलेक्टर। चौथा ऑप्शन है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, राज्य वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः वित्त हेतु निर्भर होती है। पहला ऑप्शन है विशेष करों पर। दूसरा ऑप्शन है स्थानीय करों पर। तीसरा ऑप्शन है शासकीय वित्त पर। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, शासकीय वित्त पर। अगला प्रश्न है, यदि कोई मतदाता एक वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत में पंच हेतु प्रस्तुत करता है और उसके बाद वह दूसरे वार्ड से भी पंच हेतु नामांकन पत्र दाखिल करता है, बाद में वह दूसरा नामांकन पत्र वापस ले लेता है, तो उसके पहले नामांकन पत्र का क्या होगा। पहला ऑप्शन है अवैध हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है अवैध नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, अवैध नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निर्वाचन की दृष्टि से इनमें से क्या सुमेलित है। पहला, पंच। दूसरा, सरपंच। तीसरा, उपसरपंच। चौथा, नगर पालिका परिषद का सदस्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 2 4। यानी पंच, सरपंच और नगर पालिका जो परिषद का सदस्य है, इन सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और बाकी जो उप सरपंच है इनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत खालिस्तान राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से पंचायत के सभी चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने और संचालन के लिए नियम बनाएगी। पहला ऑप्शन है राज्यपाल। दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय। तीसरा है जिला कलेक्टर। चौथा है राज्य सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, राज्य सरकार जो है राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से पंचायत के सभी चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने और संचालन के लिए क्या करेगा, नियम बनाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, राज्य सरकार। अगला प्रश्न है,
पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है? पहला चुनाव अभिकर्ता, दूसरा लेखा अभिकर्ता, तीसरा प्रचार अभिकर्ता, चौथा मतदान अभिकर्ता, पांचवा गणना अभिकर्ता, छठवां मुख्य अभिकर्ता। तो जो है पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार जो है किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है? तो वो है चुनाव और मतदान और गणना, यानी कि 1, 4, 5 हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। सरपंच किसके समक्ष इसकी वैधता को चुनौती दे सकता है? पहला ऑप्शन है तहसीलदार के समक्ष, दूसरा ऑप्शन है अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष, तीसरा ऑप्शन है कलेक्टर के समक्ष, चौथा ऑप्शन है आयुक्त के समक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, कलेक्टर के समक्ष। अगर मान लीजिए ग्राम पंचायत के द्वारा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित हो जाता है, तो सरपंच किसके पास जाएगा अपनी वैधता को चुनौती देने के लिए? तो वो जाएगा कलेक्टर के पास। तो हमारा राइट आंसर कलेक्टर होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में उपसरपंच किस प्रकार चुना जाता है? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, दूसरा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा, तीसरा ग्राम सभा द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा, क्योंकि जो उप सरपंच का जो चुनाव है वो चुने हुए पंचों में से किया जाता है। चुने हुए पंच जो है आपस में से किसी एक सदस्य को क्या बनाते हैं? उप सरपंच बनाते हैं, यानी उप सरपंच के रूप में चुनते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन दूसरा, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा जो है उप सरपंच चुना जाता है। अगला प्रश्न है, यदि जनपद पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो अध्यक्ष जो है प्रस्ताव की विधि मान्यता को कहाँ चुनौती दे सकता है? पहला ऑप्शन है कलेक्टर, दूसरा ऑप्शन है आयुक्त, तीसरा ऑप्शन है संचालक पंचायत, चौथा सचिव पंचायत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, संचालक पंचायत के पास जो है अपनी वैधता को चुनौती दे सकता है। कौन? जनपद पंचायत का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है 3/4 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, दूसरा है 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, तीसरा साधारण बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, इनमें से कोई नहीं। देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो है ये उपस्थित तथा मतदान करने वाले जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, और उनकी जो संख्या है कुल निर्वाचित सदस्यों के 2/3 से अधिक होनी चाहिए, तब जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन चौथा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के पंच को पदच्युत करने के विषय में क्या सही है? पहला ऑप्शन है पंच को अपने पद से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, दूसरा ऑप्शन है पंच को अपने पद से ग्राम सभा के बहुमत से हटाया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन है पंच को अपने पद से ग्राम सभा की बैठक में संबंधित वार्ड के मतदाताओं की बहुमत से हटाया जा सकता है, चौथा है पंच को अपने पद से गुप्त मतदान की रीति से संबंधित वार्ड के मतदाताओं के बहुमत से हटाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, पंच को जो है उनके पद से गुप्त मतदान की रीति से संबंधित वार्ड के मतदाताओं की बहुमत से हटाया जा सकता है। ये कथन सही है, बाकी जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सारे गलत हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है वह सदस्य नहीं रहेगा, दूसरा ऑप्शन है वह सदस्य बना रहेगा, तीसरा ऑप्शन है वह अपना कार्यकाल पूरा करेगा, चौथा ऑप्शन है जनपद पंचायत इस विषय पर निर्णय लेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, वह सदस्य नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत का अध्यक्ष यदि निलंबित हो जाए तो क्या होगा? पहला, उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, दूसरा सदस्य स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, तीसरा अध्यक्ष जिस संवर्ग का है उस संवर्ग का सदस्य स्वमेव अध्यक्ष बन जाएगा, चौथा वरिष्ठतम सदस्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, सदस्य जो है स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे जब जो है जिला पंचायत का अध्यक्ष का पद जो है निलंबित हो जाए तब। तो राइट आंसर ऑप्शन दूसरा होगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत से किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है?
पहला ऑप्शन है सरपंच और उप सरपंच, दूसरा सरपंच और पंच, तीसरा ऑप्शन है उप सरपंच और पंच को, चौथा ऑप्शन है ग्राम पंचायत के समस्त पदाधिकारी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, सरपंच और पंच को जो है प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सरपंच के चुनाव में एक नामांकन पत्र अवैध घोषित किया जा सकता है यदि पहला, नामांकन पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र संलग्न न हो, दूसरा, नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र संलग्न न हो, तीसरा, नामांकन पत्र के साथ प्रतिभूति निक्षेप नगद जमा न किया गया हो, चौथा, इस पर पंचायत सचिव के हस्ताक्षर न हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 या 3, यानी कि जो है सरपंच के चुनाव में एक नामांकन पत्र को अवैध कब घोषित किया जा सकता है, जब जो है नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र संलग्न न हो और नामांकन पत्र के साथ जो है प्रतिभूति निक्षेप जो है नगद जमा ना किया गया हो, तो सरपंच के चुनाव में उस नामांकन पत्र को अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए, पंचायत की कालावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है बीच में पंचायत के विघटन के 6 महीने के भीतर आयोजित किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है यदि विघटन के समय पंचायत की शेष अवधि 6 महीने से कम है तो इसकी शेष अवधि के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है पंचायत के गठन से संबंधित चुनाव इसकी 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले पूरा हो जाएगा। किसी भी पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि अगले 5 वर्षों के लिए होगी। तो इस प्रश्न का आपको जो है राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या सही होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।